सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 5 BA LLB फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें कि हमारा पेपर रहने वाला है लॉ एंड मीडिया। तो यूनिट 5 में आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर यकीन नहीं है तो अभी जाके चेक कर लो वो सारे क्वेश्चंस, और फिर चेक करने के बाद इस वीडियो पे वापस आके इस वीडियो पूरी देखना। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आज हम समझने वाले हैं मेन क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज का कि भाई प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडर यूनिट 5 में आता है, ठीक है। तो यूनिट 5 का है ये सब, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिप्राय की स्वतंत्रता में शामिल है। उपरोक्त कथन को वादों सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे आगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि इसका आंसर है भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक देश का आधार है। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लोकतांत्रिक देश का आधार है, ठीक है। इसमें नागरिक जो होते हैं को मौलिक अधिकार, कुछ उनको राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकें, ठीक है। इन अधिकारों में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जिसका नाम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 और ब्रैकेट में ए के अंतर्गत आता है, जिसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है हमारा, इस अधिकार का मतलब है कि हर नागरिक को अपने विचार, राय और भावनाओं को बोलकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है। इसी स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है इसी का आंसर है ये जो आंसर है सेक्शन बी के हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं जब अगर यही क्वेश्चन सेक्शन सी में आ जाए तो फिर इसमें लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी कि जो प्रेस है हमारी उसकी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि समाचार पत्र, टीवी चैनल, पत्रकार और अन्य मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है बिना किसी अनुचित दबाव या रोक टोक के जनता तक सही जानकारी पहुंचा सके। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो प्रेस है, जो समाचार पत्र है, टीवी पर जो चैनल दिखाए जाते हैं, जो पत्रकार मीडिया वाले होते हैं, वो हमें डायरेक्ट हमें वही न्यूज़ दिखा सके जो सच है, ठीक है, जो सच है, जो ट्रू है। यानी कि वो हमें फॉल्स न्यूज़ ना दिखा सके, उन पर कोई दबाव ना डाला जाए कि तुम ये मत दिखाओ, तुम वो मत दिखाओ। तो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो हमारे देश में चल रहा है, जो हमारी राजनीति में चल रहा है, उससे हम अवगत हो सकें, ठीक है। उसके लिए अवगत होने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी जो मीडिया है, जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे समाचार पत्र, टीवी चैनल पर जो भी चीज़ हमें दिखाई जाती है वो हमें बिना रोक टोक के बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिखाई जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है। फिर यह लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग सही जानकारी के आधार पर ही सही निर्णय लेते हैं। फिर इसका आंसर है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यानी कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार और समाज के बीच एक पुल का काम करती है। प्रेस सरकार की नीतियों पर नज़र रखती है और गलत चीज़ों को जनता के सामने लाती है। यानी कि कोई भी जैसे राजनीति है, ठीक है, जैसे कोई भी सरकार की नीति है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी चीज़ चल रही है सही या गलत, तो उसको सरकार क्या करती है, प्रेस क्या करती है, वो हम तक दिखाती है, ठीक है। तो इसका काम प्रेस करती है, और प्रेस को ही क्या कहा गया है? चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक विस्तार है। जैसे कोई व्यक्ति अपने विचार बोलकर व्यक्त करता है, वैसे ही प्रेस उन विचारों को जनता तक पहुंचाती है। समझ गए? तो अगला पढ़ते हैं। इसमें ये कुछ हमारे वो क्या कहते हैं वाद दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लेना
बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हमें दिया गया है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का वाद है ये, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसे बिना उचित कारण के नहीं रोका जा सकता, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाद पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वाद है हमारा बेनेट कोलेमैन एंड को यूनियन ऑफ इंडिया 1973। जो ये बेनेट कोलेमैन है, कॉलमैन है, तो ये कौन है? ये एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है ये एक। और इसमें क्या है, इस मामले में कोर्ट ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए का हिस्सा है और सरकार इसका गलत तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा तीसरा है शकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन 1962। इस केस में कहा गया कि प्रेस पर ऐसे नियम नहीं लगाए जा सकते जो उनकी स्वतंत्रता को कमज़ोर करें, ठीक है। तो ये कुछ वाद है, इसको आप याद कर सकते हो, सिंपल है। इसके बाद इसकी सीमाएं पढ़ते हैं हम लोग। सीमाओं पर क्या है? सीमाओं पर है, हालांकि यह स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह पूरी तरह से अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 2 के तहत कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। वो सीमाएं क्या हैं, आइए जानते हैं। वो सीमाएं हैं देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, नैतिकता और शालीनता। इसके बाद हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष हमारा, अंत में कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है क्योंकि इससे जनता को सही जानकारी मिलती है और सरकार के कामों पर निगरानी रहती है, इसीलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है। तो आई होप हमारा जो ये मैंने फर्स्ट आंसर समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस समाचार चैनलों को आंतरिक न्यूज़ लोकपाल की आवश्यकता है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, आज के समय में, ठीक है, आज के समय में मीडिया लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि आज के समय में जो हमारी मीडिया है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, लोकतंत्र का। समाचार चैनल जनता को सूचना देने, सरकार की नीतियों पर नज़र रखने और समाज को जागरूक करने का कार्य करती है। लेकिन आजकल टीआरपी की दौड़ है, ठीक है, और कंपटीशन के कारण कई बार मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भटक भी जाती है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तो इसी समस्या को देखते हुए आंतरिक न्यूज़ यानी कि आंतरिक जो न्यूज़ है, जो लोकपाल है आंतरिक न्यूज़ के, इंटरनल न्यूज़ ओम्बड्समैन की आवश्यकता महसूस की जाती है, इसीलिए ही, है ना। यह एक ऐसी अवस्था है जो मीडिया संस्थान के अंदर ही काम करती है और गलतियों, शिकायतों तथा पत्रकारिता की गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है, मीडिया से कोई शिकायत होती है इनके खिलाफ़ या पत्रकारिता के खिलाफ़ कोई शिकायत होती है, तो ये उसको कंट्रोल करती है, उसको कंट्रोल करने में साथ देती है और गलतियों को सुधारती है, ठीक है। तो यही है हमारा इसका आंसर। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आगे है आंतरिक न्यूज़ लोकपाल का मुख्य कार्य यह देखना है, क्या देखना है इसका कार्य? तो इसका कार्य क्या देखना है कि समाचार चैनल सही से निष्पक्ष यानी किसी के पक्ष में ना होकर और नैतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई गलत या भ्रामक खबर प्रसारित होती है तो वह उसकी जांच कर सकता है और सुधार की सलाह दे सकता है, ठीक है। इसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि कई बार मीडिया सनसनीखेज खबरें दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में दिखाता है सनसनी खबरें, तो ये उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि कई बार क्या होता है, मीडिया सनसनीखेज खबरें दिखाती हैं जिससे समाज में भ्रम फैलता है, ठीक है। वो कुछ भी 2-4 वर्ड्स ना अपने आप से मिला के बोल देते हैं, तो उससे क्या रहता है कि कुछ लोग ना सीरियस ले जाते हैं उस चीज़ को कि हाँ भाई ये भी चीज़ वही होगी, ठीक है। तो वही चीज़ कह रही है। इसके अलावा यह मीडिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो ट्रू है, ठीक है, वो गलत नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ये उस चीज़ को बनाने में काम करता है। हालांकि इसके कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यह संस्था मीडिया के अंदर होने के कारण
पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती और कभी कभी पक्षपात भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी इसमें पक्षपात भी हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? निष्कर्ष है, अंत में ये कहा जा सकता है कि आंतरिक न्यूज़ लोकपाल मीडिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यानी कि जवाबदेही है, जो ये हमारे न्यूज़ लोकपाल होते हैं, कुल मिला के जो हमने ये लोकपाल के बारे में पढ़ा है ना, न्यूज़ लोकपाल, ये एक तरीके से लोकपाल है न्यूज़ का, जो कि गलतियों को देखेगा। ठीक है, गलती को देखेगा, उसमें सुधार करेगा। ठीक है, और साथ में क्या करेगा? जवाबदेही होगा। ये अगर कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, परेशानी होती है और उसके सामने आती है तो ये उसका जवाबदेही होगा। ठीक है, पारदर्शिता बढ़ाएगा और लेकिन इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र नहीं होगा तो ये भी फिर जो हमारे न्यूज़ ऑलरेडी जो बेकार हो रही है इस टाइम पे टीआरपी के चक्कर में, गलत गलत अफवाहें आती हैं कभी कभार बीच में, तो अगर ये भी वैसा हो जाएगा तो इसमें और उन मीडिया वालों में फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये लोकपाल है ये निष्पक्ष रूप से अच्छे तरीके से काम करे, स्वतंत्र तरीके से काम करे। तो यही था हमारे इस वाले क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रेस परिषद के उद्देश्यों का संक्षिप्त लेखा जोखा दीजिए। तो आंसर है हमारा भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी वही मीडिया अपने मतलब कुछ भी दिखा सकती है जो सच हो और उन पर कोई दबाव ना हो। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना और पत्रकारिता को नैतिक और जिम्मेदार बनाना। ठीक है, प्रेस परिषद का पहला उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। किसका? प्रेस परिषद का। ठीक है, ताकि पत्रकार बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। दूसरा उद्देश्य पत्रकारिता में नैतिकता हो और सत्यता को बनाए रखें, यानी कि जो हमें मीडिया दिखा रही है वो एक तो ट्रू हो। ठीक है, ट्रू होने के साथ साथ क्या हो, उस पर कोई दबाव ना हो। ठीक है, यह संस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि मीडिया गलत या फिर भ्रामक या सनसनीखेज खबरें ना फैलाएं, यानी कि लोगों को बिना फालतू में गलत खबरें ना दिखाएं, ऐसी इधर उधर की बातें ना करें। इसके अलावा यह पत्रकारों को मार्गदर्शन देती है और यह प्रेस से जुड़ी शिकायतों की जांच करती है। फिर क्या लिखा है इसमें? प्रेस परिषद का एक अन्य उद्देश्य प्रेस और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना है। किसके किसके बीच? प्रेस और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना है ताकि लोकतंत्र मजबूत बन सके। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? तो निष्कर्ष है, इस प्रकार भारतीय प्रेस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की नैतिकता के बीच कंट्रोल बनाए रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें ज़रूर मैसेज करना कि आपको क्या दिक्कत है और वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपका पेपर आने वाला है, तो डेट शीट भी जारी हो चुकी है। तो और हमारे चैनल पर इंग्लिश की भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या भारत में समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लगाना अनुमान्य है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्व सेंसरशिप, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीवियस सेंसरशिप का अर्थ है किसी भी समाचार लेख या सामग्री को प्रकाशित होने से पहले उसको रोकना, उसको अनुमति देना। ठीक है, अनुमति देना। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 के ए भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये जो सेंसरशिप है, ठीक है, जो समाचार पत्रों पर, तो वो किस पे है? वो है 19 का सबसेक्शन 1A। इसको याद रखना। ये जो आप ये लिख देते हो ना, 19 सबसेक्शन 1 ए भाग बी भाग 19 सबसेक्शन 4 19 सबसेक्शन 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई आप कुछ पढ़ के आए हो, लीगल लगता है आपका आंसर। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने बार बार ये साफ किया है, स्पष्ट मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ कि साफ किया है कि भारत में सामान्य परिस्थितियों में समाचार पत्रों पर
पूर्व सेंसरशिप लगाना अनुमान्य नहीं है। यानी कि जो सामान्य नॉर्मल जो समाचार हैं उन पे पूर्व सेंसरशिप लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, कैसे है आगे जानते हैं। तो ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 के मामले में कहा कि प्रेस पर पूर्व प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है जब तक कि वह अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 2, ठीक है, 19 सबसेक्शन 2 के तहत उचित प्रबंधनों में न आता हो। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था में सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस प्रकार भारत में समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप सामान्य रूप से अनुमान्य नहीं है, ठीक है, और यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ये बोलो कि भारत में जितने भी समाचार पत्र हैं उन पे पहले सेंसरशिप लग सकता है, तो ये सामान्य रूप से अनुमान्य नहीं है, ठीक है, मान्य नहीं है, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों पर लग सकता है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी फिल्म को प्रमाणित करने की प्रक्रिया क्या है ना। यानी कि कोई फिल्म है, ठीक है, और उसको अगर टीवी पे देखना है आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों, ठीक है, जैसे आप लोगों को देखना हो किसी फिल्म को, तो उसको जो प्रमाणित करना है ना, ताकि हम सब देख सकें, तो उसको कौन देखेगा, तो उसको कैसे प्रमाण मिल सकेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आए। सबसे पहले क्या है, भारत में फिल्मों का प्रमाणन यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC है इसका शॉर्ट फॉर्म, इसी के द्वारा जो भारत में जितनी भी फिल्म है उसको पास किया जाता है, ठीक है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिल्म समाज के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्म ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए होती हैं, ठीक है, और कुछ फिल्म ऐसी होती है जो हर कोई देख सकता है, ठीक है, सभी देख सकते हैं वो फिल्म। तो ये जो हमारा ये जो CBFC है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये पहले इस फिल्म को, जो भी आप फिल्म बनाते हो, ये पहले देखते हैं, उसकी जांच करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आपकी जो ये फिल्म है ये देखने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे इसकी प्रक्रिया क्या क्या है अब हम वो जानते हैं। प्रक्रिया में है हमारा, देखिए, निर्माता फिल्म को CBFC के पास प्रस्तुत करता है। जो निर्माता यानी जिसने फिल्म बनाया, फिल्म मेकर फिल्म को CBFC के प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर फिल्म को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा देखा जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि कुछ लोग होते हैं जो फिल्म को देख के उसको पास करते हैं या उसको बोलते हैं कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, या फिर ये नहीं दिखाई जाएगी। या तो वो मना कर देते हैं या तो वो बता देते हैं कि इसमें कुछ कुछ जगह चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अगला है, फिल्म की सामग्री जैसे हिंसा, अश्लीलता, भाषा आदि की जांच की जाती है, ठीक है। जब भी आप फिल्म देखते हो तो उस फिल्म से पहले जो ये स्क्रीनिंग कमेटी के लोग होते हैं, ये लोग पहले उसे पास करते हैं, जांच करते हैं कि भाई इसमें हिंसा तो नहीं है, अश्लीलता तो नहीं है, इसमें भाषा का मिसयूज़ तो नहीं है, और ये किस कैटेगरी में रखी जानी है, ये सब यही लोग तय करते हैं। किसके द्वारा, CBFC के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट है हमारा, आवश्यक होने पर कट्स या संशोधन सुझाए जाते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया, अगर आपकी एक फिल्म है उसमें कुछ भी अश्लीलता है, ठीक है, या फिर हिंसा है, भड़काऊ चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं वो भड़काऊ हो सकते हैं, है ना, जो उससे कुछ सीख सकते हैं गलत चीज़ें, तो उसको क्या करेंगे, या तो उसको कट कर देंगे, है ना, या तो उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है। और पांचवा क्या है हमारा, अंत में फिल्म को प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र कैसा, जैसे कि आपने देखा होगा कि फिल्म जब शुरू होती है तो एक हमारे सामने सर्टिफिकेट आता है। कैसा सर्टिफिकेट आता है, आपको शायद याद होगा, एक सर्टिफिकेट आता है हमारे सामने, मैं बता देती हूँ, वो ऐसा होता है। देखिए, यहाँ पे सारा उसके बारे में लिखा रहता है, और यहाँ पे बड़ा सा लिखता है U, और कहीं कहीं लिखता है UA, ठीक है, फिर कहीं कहीं लिखता है ओनली A, ठीक है, फिर कहीं कहीं लिखता है S। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है U यानी यूनिवर्सल, यानी
यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रमाणन पत्र, प्रमाणन पत्र यानी यही सर्टिफिकेट होता है, और इसी में UA और S इसी से ही पता लगती है कि कौन कौन इसको देख सकता है और कौन कौन नहीं देख सकता। तो जो हमारा U है वो यूनिवर्सल यानी कि सभी लोग देख सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी देख सकता है। फिर ये आता है UA में क्या होता है, बच्चों के लिए माता पिता की निगरानी आवश्यक होती है, यानी कि अंडर एज। ठीक है, UA का यानी अंडर एज, यानी कि माता पिता के साथ देखना ज़रूरी है, उनकी निगरानी होनी चाहिए। फिर एक आता है ओनली एडल्ट्स, यानी कि सिर्फ उसको वयस्क ही लोग देख सकते हैं, एडल्ट से केवल वयस्क के लिए। फिर आता है लास्ट में एस का मतलब विशेष दर्शकों के लिए, विदेश दर्शकों जैसे जैसे वैज्ञानिक हो गए, ठीक है ना, और कौन हो गए हमारे डॉक्टर्स हो गए, तो ये उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या सीखा इस वाले क्वेश्चन से, क्या हमें समझ में आया, यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फिल्म समाज के लिए नैतिक और कानूनी मानी जाएगी, या उनके अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीत पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म को आदर्श नहीं कहा जा सकता, कैसे? आंसर क्या है इसका, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका गलत उपयोग पीत पत्रकारिता के रूप में सामने आता है। कैसे आता है? पीत पत्रकारिता का अर्थ है सनसनीखेज, भ्रामक और अतिरंजित समाचार प्रकाशित करना, यानी कि वही अफवाह, ठीक है, कहीं भी इधर उधर के दिखा देना, उसमें बड़ा चढ़ाकर बोल देना। यह पत्रकारिता TRP और लाभ के लिए अर्जित की जाती है। ठीक है, तो जो ये पत्रकारिता होते हैं TRP और लाभ के लिए की जाती है, यानी कि TRP बढ़े, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास लाभ हो। TRP यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, है ना, व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो इनका चैनल अपग्रेड होगा और ज़्यादा, है ना, तो ऐड होगा फिर और ज़्यादा इनके चैनल का, समझ रहे हो ना। फिर तो इससे क्या होता है कि मतलब कुछ भी दिखाना है इन्हें, इधर उधर की खबरें, कुछ भी जिसका हमारे उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारे देश से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी दिखा देना, कोई भी सीरियल उठा के किसी की भी बातें करने लगना, है ना। फिर तो क्या कहते हैं इसमें, TRP लाभ कमाने के लिए की जाती है, ना कि सत्य के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे प्रेस की स्वतंत्रता का आदर्श रूप नहीं कहा जा सकता। ठीक है, न्यायिक दृष्टांत, न्यायिक दृष्टि से क्या होता है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। प्रेस स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, जो वो दिखाए वो ट्रू हो। ठीक है, वो हमारे देश से संबंधित हो, ठीक है, हमारे राजतंत्र से, राजनीति से संबंधित हो। ठीक है, हमें उसके बारे में सच्ची जानकारी मिले जो हमारे देश में चल रहा है, ना कि इधर उधर की खबरें हों। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। गलत नियंत्रण नहीं लेकिन जिम्मेदार पत्रकारिता जरूरी है, यानी कि गलत नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ पत्रकारों को अपना पूरा जो वो दिखा रहे हैं, जो हमारे देश में चल रहा है वो दिखाना है। ठीक है, साथ है इसके बाद है बेनेट कोलेमान, यानी ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। प्रेस स्वतंत्रता का उद्देश्य सत्य सूचना देना है, ना कि इधर उधर की अफवाहों को देना। जो भी देंगे आप ट्रू इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो यही है हमारा इसका मतलब। फिर इसका प्रभाव क्या है, समाज में भ्रम फैलता है अगर आप ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, अगर आप इधर उधर की सनसनीखेज खबरें, इधर उधर की बातें करते हो सिर्फ TRP के लिए, तो इससे क्या होता है, भ्रम फैलता है, कोई यकीन ही नहीं करेगा, सब यही बोलेंगे कि भाई ये तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहते हैं, हटाओ ये तो ऐसी है। लेकिन आप ट्रू बोलोगे, जो हमारे यहाँ चल रहा है, अगर जैसे कि अभी आप सब जानते हो अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप सही न्यूज़ दे रहे हो, इधर उधर की भड़काऊ बातें नहीं कर रहे हो, सही न्यूज़ दे रहे हो, जो चीज़ चल रही है वही बता रहे हो, तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम सतर्क रहेंगे इस चीज़ से, इससे भ्रम नहीं फैलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंस्टाग्राम पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वही हो गया भ्रम फैलाना। ठीक है, दूसरा है मीडिया की विश्वसनीयता घटती है, यानी कि मीडिया पे जो हम विश्वास करते हैं कि भाई मीडिया जो दिखाती है वो सच दिखाती है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यही हो जाएगा भाई मीडिया जो विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसे लोग सोचने लग जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाता है फिर। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, अब निष्कर्ष निकलता है इसीलिए पीत पत्रकारिता को प्रेस स्वतंत्रता का आदर्श रूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह नैतिकता और सत्य के खिलाफ है। आई होप आपको पीत पत्रकारिता समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में ज़रूर लेके आना, छोड़ के मत आना एक भी। ठीक है, और ये हर
सेमेस्टर हर 4th सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है। तो और कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और क्या कहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब शेयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।